नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपीआरओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रश्न जो हमारी आने वाली यूपीआरओ परीक्षा के लिए खास है, महत्वपूर्ण है। तो ये जानते हैं, समझते हैं उन प्रश्नों को और देखते हैं कि किन किन बातों को याद रखना जरूरी है। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न हमसे आज कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो दरअसल यहाँ पर अब 3 युग्म ऐसे हैं जो सही होंगे और एक युग्म ऐसा होगा जो सही सुमेलित नहीं होगा और वही हमारा आंसर है। एक तरफ दे रखे हैं हमें बांध और दूसरी तरफ दे रखी है नदियां। तिलैया बांध, रेणुका बांध, रिहंद बांध और नाथपा झाकड़ी बांध। अब कौन सा बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी, गिर नदी, रिहंद नदी या सतलज नदी? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं तेलिया बांध की। तेलिया बांध किस नदी पर है? क्या दामोदर नदी पर है या कोई और नदी है? ठीक है। और रेणुका बांध क्या गिर नदी पर है या कोई और नदी है? रिहंद बांध, रिहंद नदी। देखो यहाँ तो कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, रिहंद बांध के लिए रिहंद नदी ही दे दी है, तो ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो छेड़छाड़ नहीं करें। नाथपा झाकड़ी बांध, मतलब ये आंसर तुम्हारा हो ही नहीं सकता, रिहंद रिहंद सेम हो गया इस वजह से। कई बार ऐसा ही होता है, जिस नदी पे बांध बनाया जाता है उस बांध को भी नदी का नाम ही दे दिया जाता है। और नाथपा झाकड़ी बांध, तो देखो नाथपा झाकड़ी बांध सतलज नदी पे ही बना है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। रेणुका बांध जो है वो गिर नदी पे ही बना है, ये भी ठीक है। दरअसल जो हमारा तिलैया बांध है ना, ये तिलैया बांध हमारा दामोदर नदी पे नहीं बना है, ये बना है बराकर नदी पे। कौन सी नदी आएगी यहाँ पर? बराकर नदी आएगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। ठीक है, इजी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बांध आप लोग को याद रखने पड़ेंगे हमारे अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे आपको याद करवा ही रहे हैं, कई बार पहले भी पूछे जा चुके हैं, बांध दोबारा आए हैं। चलिए अगला देखते हैं। सूची दे दी गई है दो, एक तरफ दे दिया गया है हमें देश और दूसरी तरफ मतलब तांबे के लिए अलग अलग देश दे दिए गए हैं और दूसरी तरफ खनन केंद्र पूछ रहा है। बताइए कौन सा जो केंद्र है खनन का वो किस देश में, हमसे ये चीजें पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएसए है और चिली है। और इनके लिए जो क्षेत्र दे रखे हैं वो दे रखे हैं चुकीकामाट, एरिजोना, सैडबरी, माउंट लॉयल। अब कौन कहाँ है, ये थोड़ी सोचने वाली बात यहाँ पर हमारे लिए रहेगी। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा वाला क्षेत्र है, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा। चुकीकामाटा, एरिजोना, सैंडबरी या माउंट लॉयल। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है ना वो है माउंट लॉयल। ठीक है, यानी कि ए के लिए 4 रहेगा। जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, कई बार ऐसा होता है कि पहले से ही हमारा आंसर जो है वो निकल जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर ए के लिए 4 दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी पहला देख रहे हैं ना, तो कंफर्म नहीं होना, ये हो सकता है। ए के लिए 3 दे रखा है, ये हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर भी ए के लिए 4 दे दिया है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। देखो 2 हो गए अब ए के 4 पे, तो इसलिए मैंने कहा था कि एक पे कंफर्म नहीं होना है, हो सकता वाली कंडीशन रखनी है। यहाँ ए के लिए 3 रखना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बी और डी तो चलो नहीं होंगे, लेकिन ए या सी में से कोई एक हमारा आंसर है। आगे देखते हैं किसके लिए क्या क्या स्थिति बन जा सकती है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि कनाडा है, तो कनाडा का क्षेत्र कौन सा रहेगा? चुकीकामाटा, एरिजोना या सैडबरी? तो यहाँ पर रहने वाला है सैडबरी। सैडबरी कनाडा का क्षेत्र है। ठीक है, अब 4 के बाद 3 आ गया। अब देखते हैं बी के लिए 3 कहाँ दे रखा है, यहाँ बी के लिए 1 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर आके एलिमिनेट हो गया, बचा सिर्फ सी। तो यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर अब। ठीक है, तो कनाडा के लिए सैडबरी। यूएसए का क्षेत्र कौन सा है? एरिजोना है यूएसए का क्षेत्र और चिली का है चुकीकामाटा। तो 4 3 2 1 है हमारे प्रश्न के लिए सही उत्तर, और यहाँ पर 4 3 2 1 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं। सी प्रश्न के उत्तर के साथ हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा बात कर रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित रेशम उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जी। अब रेशम उद्योग के लिए 2 स्टेटमेंट दे दिए हैं। पहले में कह रहा है कि इससे संबंधित अधिकांश कार्य जो है, किससे संबंधित? रेशम उद्योग से संबंधित अधिकांश कार्य लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, सोनभद्र और बहराइच में होता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर रेशम साड़ी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब ऐसी स्थिति में हमें पहले पता होना चाहिए रेशम उद्योग की क्या स्थिति है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर रेशम उद्योग जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहता है। अगर स्थानों की बात करें कहाँ कार्य होता है, तो लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, सोनभद्र या बहराइच में होता है या नहीं होता है। अगर आप पर्टिकुलरली यूपी से, तो आपको अपने जिले की जानकारी तो बहुत अच्छे से होती है ना, बाकी आसपास का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखते ही हम सभी लोग, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ध्यान पूरे राज्य के सभी जिलों का ही रखना होता है। अब यूपी के अंदर क्या है कि एक तो ना बड़ा राज्य है, तो इसलिए ना समझना जानना सब कुछ ना ज्यादा ज्यादा सा होता है, बड़ा बड़ा समझना होता है, बहुत ज्यादा समझना होता है। अब यहाँ पर क्या है, ये पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि अधिकांश कार्य लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, सोनभद्र या बहराइच में नहीं होते हैं। इसके जो अधिकांश कार्य होते हैं वो होते हैं वाराणसी, महू, मुबारकपुर और इटावा के अंदर।
और वाराणसी तो इसके लिए रेशम साड़ी उद्योग का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र पहले ही बना हुआ है, अनाउंस भी किया गया था इसको। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, सिंपल। दूसरा स्टेटमेंट सही है तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि केवल 2। सिर्फ यहीं तक की कहानी जो है वो अपने पास में रहेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है भाई दो सूचियों के बारे में, एक तरफ रामसर स्थल दे दिए गए हैं, दूसरी तरफ जिला दे दिया गया है या क्षेत्र दे दिया गया है, ऐसी बात है। तो 4 जो रामसर स्थल है उसमें शामिल है समसपुर पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, बखीरा वन्यजीव विहार और नवाबगंज पक्षी विहार। ये 4 यहाँ दे दिए गए हैं। एक तरफ उन्नाव, संत कबीरनगर, गोंडा और रायबरेली है हमारे पास में। हमें बताना है कौन कहाँ पर है। जैसे कि समसपुर पक्षी विहार कहाँ है जी, उन्नाव, संत कबीरनगर, गोंडा या फिर रायबरेली, कहाँ पर है। तो देखिए समसपुर पक्षी विहार जो है वो आपको पहले भी बता चुका हूँ डिस्कशन में, ये रायबरेली के अंदर है। ठीक है, यानी कि 4 रहेगा। अब देख लेते हैं, अगर एलिमिनेट हो जा रहा है तो अच्छी बात है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं एलिमिनेट करते हो कि कौन कौन से हमारा आंसर अब हो सकते हैं। तो देखिए ए के लिए दे रखा है 1, ये तो किसी की बात पे भी नहीं होगा। ए के लिए दे रखा है 4, हो सकता है। यहाँ भी ए के लिए 4 हो सकता है, यहाँ ए के लिए 3 कभी नहीं हो सकता है। तो ये आउट और ये भी आउट। अब हमें आगे की कहानी समझनी, जैसे पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पर है जी। तो देखिए जो पार्वती अर्गा पक्षी विहार है ना, पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो है वो पड़ता है गोंडा में, यानी कि 3 आ जाएगा। अब देखते हैं इससे आंसर निकलेगा क्या। तो देखिए बी के लिए यहाँ भी 3 दे रखा है और बी के लिए यहाँ भी 3 दे रखा है, दोनों ही अभी भी कंफ्यूजन में रख रहे हैं। अब तीसरे से हम लोग का आंसर निकल जाएगा, कंफर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो बखीरा वन्यजीव विहार जो है ये कहाँ है, संत कबीर नगर या फिर उन्नाव, कहाँ पड़ेगा जाकर के, अब ये सोचने वाली बात है। तो देखिए इसके लिए स्थिति रहेगी वो रहेगी संत कबीर नगर की, यानी कि 2 आएगा। और नवाबगंज पक्षी विहार जो है वो उन्नाव में है। तो क्या हो जाएगा प्रश्न का, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, यही है हमारे प्रश्न का सही उत्तर। ठीक, बी ये हो, यहाँ पर काम इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें याद रखिएगा, पक्षी विहार, अभ्यारण्य वगैरह, रामसर स्थल जो है पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को आपको प्रॉपरली याद रखते हुए चलना ही चलना है। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो खास रामसर स्थल हैं उनके नाम भी आप लोग को याद रखने जरूर होंगे, जैसे कि ये सारे उत्तर प्रदेश के खास फिलहाल रामसर साइट बने हुए हैं। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नागौरा खंड तक, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव के अंदर, सांडी पक्षी विहार हरदोई में, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, समान पक्षी विहार मैनपुरी में, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोडा में, सरसई नवार झील इटावा में, सूर सरोवर झील, इसको कीर्थम झील भी कहा जाता है, ये आगरा में है, हैदरपुर वेटलैंड, और बखीरा वन्यजीव विहार जो संत कबीर नगर के अंदर है। तो सभी याद रखने हैं जरूर से, परीक्षा में पूछा कुछ भी जा सकता है। चलिए आके अगला प्रश्न का देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये कह रहा है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। वो पूजा पाठ के अंदर विश्वास नहीं किया करते थे, ईश्वर में ध्यान नहीं लगाया करते थे, थोड़ा दूर रहते थे इन सभी चीज़ों से। मानव जाति का कल्याण करना हो, इन सभी कामों में वो लगे रहते थे, लिखते पढ़ते रहते थे, ये सारा काम उन्होंने जिंदगी भर किया है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर यानी कि डी हो जाएगा हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक, चलिए एक और प्रश्न, फिर दोबारा सूचियां हम लोग की स्क्रीन पर आ गई हैं। कह रहे हैं कि भाई दोबारा से मिलान कीजिए। एक तरफ उत्सव दे दिए हैं, दूसरी तरफ दे दिए हैं राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश। कह रहा है कि बताओ कौन कहाँ होता है। सरहुल पर्व, लौसर पर्व, शिग्मो पर्व और बिहू। भाई बिहू को तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा दिमाग खर्चना करेंगे, सबको पता है बिहू कहाँ होता है। असम का है, डी के लिए 2। ठीक है, सीधा सीधा देख लो, जहाँ जहाँ पे डी के लिए 2 दिख रहा है वही हम लोग के आंसर हो सकते हैं। मतलब जो हमें पता है ना उस तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाना है। यहाँ पर डी के लिए 3 है, देखो ये एलिमिनेट हो गया, चलो बाहर। यहाँ डी के लिए 4 है, चलो बाहर, काम नहीं है। यहाँ भी डी के लिए 2 है, तो रखा जाएगा अभी मैदान में। ठीक है, अब सरहुल, लौसर और शिग्मो रह गया, और ऑप्शन में हमारे पास बच रहे हैं गोवा, लद्दाख और झारखंड। ठीक है, अब मैचिंग करनी है कौन कहाँ कहाँ पे किधर किधर हो सकता है। जैसे सरहुल कहाँ हो सकता है, क्या गोवा, लद्दाख या झारखंड। लौसर कहाँ हो सकता है, शिग्मो। शिग्मो नाम जो है वो थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, थोड़ा अलग जच रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा तो सब कुछ अलग अलग ही लगता है, पर कुछ चीज़ ऐसी होती है जो फ्रिक्वेंटली हम लोग सुनते जानते रहते हैं, तो उसकी पहचान थोड़ी सरल हो जाती है। बिहू कोई नया नया सुनेगा उसको अजीब लगेगा, लेकिन हम लोग सुनते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि असम के लिए खास है, तो इसलिए याद रहता है। अब सरहुल जो है ये झारखंड का है। ठीक है, यानी कि ए के लिए क्या रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, अब ए के लिए 4 कहाँ पर है, यहाँ पर ए के लिए 1 दे रखा है, तो ये तो काम खत्म हो गया इसका भी। अब बचा क्या, डी, ए के लिए 4 रहेगा, तो यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर, क्योंकि बाकी के 2 तो ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गए थे। तो ए के लिए मतलब सरहुल पर्व के लिए क्या है, झारखंड है। लौसर पर्व कहाँ का हो जाएगा, लौसर पर्व है हमारा लद्दाख का।
शिग्मो पर्व कहाँ का है? गोवा का। तो 4-3-1-2, 4-3-1-2, यही हो गया हमारा आंसर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, क्या रहा है। अगला प्रश्न क्या रहा है कि सूरदास के संदर्भ में आपको अब कथनों पर विचार करना है। ठीक है, हिंदी के महान कवि हैं अपने आप में। स्टेटमेंट कह रहा है कि इनका जन्म रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास औरंगजेब के समकालीन कवि थे। अब ये चीज हम लोग को थोड़ी सी समझनी है। अब जन्म कहाँ हुआ था, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था और उत्तर प्रदेश के अंदर रुनकता नामक ग्राम में ही इनका जन्म हुआ था, यानी कि पहली स्टेटमेंट ठीक है। अब औरंगजेब के समकालीन कवि थे या नहीं कवि थे, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो देखिए औरंगजेब के समकालीन ये कवि नहीं थे। दरअसल ये कवि थे अकबर के समकालीन और जहांगीर के समकालीन। ठीक है, तो अकबर के काल में भी उन्होंने काफी कुछ किया है और अकबर के साथ साथ जहांगीर के काल में भी उन्होंने काफी कुछ किया है। ठीक है, ये वाली स्थिति रहती है। तो ये होना चाहिए हम लोग के प्रश्न का सही उत्तर। औरंगजेब दे रखा की स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ये केवल एक हो जाएगा हमारे लिए सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पर बाकी चीज़ों को समझते हैं। आप लोग यहाँ पे और चीज़ें पढ़ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हम जरा इसको देख लेते हैं। अकबर की बातें कुछ हमारे सामने आई है। तो कह रहा है कि अकबर के समय की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, इनको सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। 4 घटनाएं हैं, दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति और इबादत खाने का निर्माण। और इसके लिए रखा सीक्वेंसिंग में अलग अलग हमारे पास में क्रम। अब कब कौन सा काम हुआ था इसको सोच करके हमें आगे चलना होगा। जैसे कि दास प्रथा का अंत कब किया था अकबर ने, हमें ये सोचना पड़ेगा। तो दास प्रथा का अंत का जो का वर्ष है वो वर्ष है 1562। 1562 में इसने ये काम किया था। ठीक है, दास प्रथा के अंत के बाद हम देखते हैं कि तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति इसने कब की थी। एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करना इसके काल के अंदर। ठीक है, तो तीर्थ यात्रा कर इसने समाप्त किया था 1563 में। अब तीर्थ यात्रा कर के अलावा हम लोग देखते हैं कि जजिया कर की समाप्ति भी इसने की थी। ठीक है, तो जजिया कर की समाप्ति कब की थी इसने, 1564 में करी थी। और जजिया की समाप्ति के बाद हम देखते हैं कि इबादत खाने का निर्माण भी इसके काल की एक महत्वपूर्ण मतलब स्थिति मानी जाती है, महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। कब किया था इसने, 1575 में इबादत खाने का निर्माण इसने करवा दिया था। अगर हम लोग वर्ष दर वर्ष से समझते हैं, पहले 62, 63, 64 और 75, ये पहले ही कालक्रम में है। जब कालक्रम में है तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 1, 2, 3 और 4, ये रहेगा हम लोग के लिए उत्तर। कहाँ पर है, डी, यहीं पे तो लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, तो डी हो जाएगा हमारे इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। हालांकि अकबर के काल में बहुत सारी घटनाएं थी, काफ़ी कुछ किया, तो काफ़ी लंबा काल भी था अकबर का। तो जो जो चीज़ें थी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस किस वर्ष में क्या क्या हुआ है, तो इसके हिसाब से अपने आंसर को तैयार आगे के लिए रख सकते हैं। आइए बाकी हम लोग देखते हैं बैड बैंक के बारे में। कुछ खास चीज़ है कि बैड बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यह एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के समान है। यह एनपीए के एग्रीगेटर के रूप में कार्य करता है। यह बैंकिंग क्षेत्र में रियायत मूल्य पर एनपीए खरीदता है। सभी प्रकार के ऋणों को बैड बैंक में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 स्थिति देखने को मिली। देखो अब बैड बैंक के बारे में, ये एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के समान है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये इस प्रकार से कार्य करता है कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण हो सके, इस प्रकार की ही एक कंपनी होती है। यह एनपीए के एग्रीगेटर के रूप में कार्य करता है, ये वाली बात भी ठीक है, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग असेट जो होते हैं वो हमें उसके एग्रीगेटर की भूमिका जो है वही ये बैड बैंक ही निभाते हुए दिखते हैं। यह बैंकिंग क्षेत्र में रियायती मूल्य पर एनपीए खरीदता है, बिल्कुल ठीक है। अब एनपीए के एग्रीगेटर के रूप में कार्य करेगा तो एनपीए खरीद भी लेगा। कह रहा है कि सभी प्रकार के जो ऋण होते हैं उनको बैड बैंक में स्थानांतरित किया जा सकता है, ये काम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एनपीए को ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन ऋणों को ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि बैड बैंक में यह निर्धारित करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है कि किस मूल्य और किन ऋणों को बैड बैंक में स्थानांतरित किया जाना है। ठीक है, तो उसको लेकर के सभी चीजें निर्धारित नहीं की गई हैं। तो अब कैसे कैसे ऋण जाएंगे, कौन कौन से ऋण जाएंगे, इसको लेकर के प्रॉपर डिफाइन नहीं कर रखा है मामला। तो जो हमारा डी है ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता। बाकी के जो 3 स्टेटमेंट है ये सारे के सारे सही हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे लिए, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है। 2000 से 2001, 2004 से 5, 2011 से 12, 2015 से 16, कौन सा लिया जाता है जी आज के समय में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, बताइए। वैसे तो मुझे लगता है शायद आप लोग को पता होना चाहिए ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो ये बात अब ध्यान रखनी है आप सभी लोगों को कि भाई अब मतलब 2015 के बाद से चलन जो है वो देश में बदल गया और 2015 के बाद से हम लोग जिसको यूज़ कर रहे हैं वो है वर्ष 2011-12।
तो वर्ष 2011-12 को अब हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में इस्तेमाल करते हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में फिर दोबारा कुछ सिफारिशें हों और फिर दोबारा से ये वर्ष बदल जाए। तो ज़रूरी है कि इसमें आप लोग अपडेट रहें, लेकिन अभी के हिसाब से सी जो है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए जी, आज के लिए जितने प्रश्नों पर हमें बात की जानी थी वो सारी बातें पूरी हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ नया सीखा जाना समझा होगा आपने, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो तैयारी को बस ऐसे ही अच्छा बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप बने रहें, चीज़ों को पढ़ते जानते समझते रहें और बस ऐसे आगे बढ़ते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बस अपना टाइम टेबल फॉलो करें। आज के लिए दीजिए मुझे विदा, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। थैंक यू सो मच।